अगर आप कंफ्यूज हैं कि 2026 में इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ, क्योंकि 2025 के बाद गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जनवरी 2026 में, सिल्वर को देखो ऑल टाइम हाई है, यूएस स्टॉक मार्केट को देखो ऑल टाइम हाई है, अगर आप निफ्टी को देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। मतलब सारी एसेट्स में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लग चुका है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहां। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, जब भी कोई एसेट क्लास ऑल टाइम हाई पे होती है तो इन्वेस्ट करने में बहुत सारी रिस्क्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर ले लीजिए या गोल्ड ले लीजिए, अभी करेक्शन होने के चांसेस होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मेरे हिसाब से 2026 में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसेट एलोकेशन का मूल मंत्र आपको याद रखना पड़ेगा, और इसीलिए मेरे हिसाब से 2026 में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट किया था नीलेश शाह के साथ, जो है सीईओ ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड, और जब मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे 10 लाख इन्वेस्ट करने हो तो मैं कहां करूं, उनका जवाब सुनने वाला था। मैं आपको 10-15 सेकंड की एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। If you come to me, I'll say that you put 10 lakh rupee in multi-asset allocation fund. It's a fund where India's best fund managers provide you asset allocation service between debt, equity and precious metal. Normally, private bankers give this service to the rich clientele. Right. आपको तो फंड मैनेजर ये सर्विस 2000 रुपए के लिए भी दे रहा है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे इसमें यह लगी कि इन्होंने कहा कि आपको बहुत कम कमीशन पे एक फंड मैनेजर एलोकेशन दे रहा है, एसेट एलोकेशन दे रहा है। और एसेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स क्या होते हैं, इनमें पास रिटर्न्स कैसे हैं, इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को हम फिल्टर कैसे करें, शॉर्टलिस्ट कैसे करें, इनमें से टॉप 3 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स कौन से हैं, इनमें लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, बहुत सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाएंगे। और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपके साथ सिंपल डेटा बैक्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर क्या रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और अब चलिए मैं आपको समझाता हूं सारी बारीकियां मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की जरूरत ही क्या पड़ी। ओके, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए और आपको पता लगेगा कि हर साल कोई डिफरेंट एसेट क्लास के रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें तो 2013 में, 14 में, 15 में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स थे, मतलब लॉसेज दिए थे। वहीं अगर हम 24 और 25 की बात करें तो शानदार रिटर्न्स दिए, 29%, 75%। तो हर साल कौन सी एसेट क्लास रिटर्न देगी ये कहना मुश्किल होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड भी रखें, सिल्वर भी रखें, इक्विटीज़ भी रखें, यूएस मार्केट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रखें। इसीलिए मल्टी एसेट एलोकेशन की ज़रूरत हुई। और रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और मैं, अगर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें नहीं पता कि कब गोल्ड खरीदना है या कब गोल्ड को बेचना है, तो इसीलिए फंड मैनेजर्स की ज़रूरत हुई जो आपके बिहाफ पे पूरा एसेट एलोकेशन मैनेज कर पाए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि राहुल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होते क्या है, आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है। सभी की डेफिनेशन ये है कि मल्टी एसेट एलोकेशन वो म्यूचुअल फंड्स है जिनमें मिनिमम 3 एसेट क्लासेस होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो गए, डेट हो गया और प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर हो गया, और मिनिमम 10% तो इनका एलोकेशन होना ही चाहिए, जिससे कि एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिले। और म्यूचुअल फंड मैनेजर ये तय करेगा कि कब कौन सी एसेट क्लास में कितना मुझे इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर लेना है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, कितने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अवेलेबल हैं, उनमें से हम अच्छे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करें, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, इनमें क्या रिस्क है। अब मैं आपको ट्रैकर के थ्रू दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1746 म्यूचुअल फंड्स यहां पर हैं, हम इनमें से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ही केवल डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे फंड्स हट जाएंगे और केवल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आ गए, जो कि हैं अभी टोटल 33 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। अब इन 33 में से हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, शॉर्टलिस्ट कैसे करें। तो देखिए, आपका मेथड अलग हो सकता है, मेरा मेथड अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग पहली चीज करते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं कि सबसे बड़ा जो फंड होगा वही अच्छा फंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 78,000 करोड़ की AUM है ICICI की, उसके बाद SBI की है, 3rd नंबर पे कोटक है। तो क्या ये सही है कि हम जिसकी बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट उसी में इन्वेस्ट करें? नहीं।
पहली मिस्टेक ये होती है, प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। दूसरी मिस्टेक लोग करते हैं कि सबसे पहले पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा दो। मतलब ऐसे फिल्टर तो नहीं करेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि ये पढ़ते हैं वो न्यूज़ में, और यार सो एंड सो म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 25% रिटर्न दिए, और वो उसी में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है पास्ट में 1 साल में अच्छा रिटर्न आया तो आगे भी आएगा। बिल्कुल गलत। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 1 साल में सबसे बड़े रिटर्न्स किसके आए हैं, कोटक के, डीएसपी के, इन्वेस्को के, बजाज के, यूनियन के, निपॉन के। लेकिन मैं इस बेसिस पे कभी भी म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का डेटा है, हो सकता है आगे ये रिपीट हो या ना हो। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या हमें लगाने हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ये होना चाहिए कि उस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कितना समय हुआ है मार्केट में, क्योंकि याद रखिए बहुत सारी एसेट क्लासेस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, इक्विटीज़ है, डेट है। तो मेक श्योर कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर को या एएमसी को 10 से 15 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको मार्केट साइकिल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि ये डिफरेंट एसेट क्लासेस इन मार्केट साइकिल्स में कैसा बिहेव किए हैं। तो सबसे पहला फिल्टर मैं लगाने वाला हूं टाइम सिंस इंसेप्शन। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये फंड्स कितने पुराने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फिल्टर लगाया और अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा हाई टू लो। 157 मंथ, उसके बाद 155 मंथ, 71 मंथ एंड सो ऑन। तो मैं उन सारे म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर ही नहीं करूंगा जिनको 10 साल से कम हुआ है। मतलब 120 महीने से कम वाले फंड्स को मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। आप चाहें तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जिसको 5 साल हुए हैं, तो मतलब 60 महीने। ये आपका क्राइटेरिया है। मैं अपने हिसाब से यहां पर इसको बोलने वाला हूं कि टाइम सिंस इंसेप्शन शुड बी एटलीस्ट मोर देन 120 मंथ्स, मतलब 10 ईयर्स। तो इससे मुझे 6 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ गई। अब सेकंड चीज मैं क्या करूंगा, इनके पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कभी भी नहीं देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि पिछले 3 साल में कितना आया, पिछले 5 साल में कितना आया। मैं इनके रोलिंग रिटर्न्स देखूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगाने वाला हूँ कि इनके रोलिंग रिटर्न्स क्या क्या हैं। तो 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो लेट्स अरेंज देम हाई टू लो। क्वांट के आए हैं 22.95% एनुअल रिटर्न्स, फॉलोड बाई यूटीआई, ICICI Pru, SBI, HDFC एंड एक्सिस। अगेन पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, बट आपको ये बता रहे हैं ये डेटा कि कंसिस्टेंटली किसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर पिछले 3 साल की रोलिंग रिटर्न अगर हम देखें तो क्वांट, यूटीआई, ICICI ये टॉप 3 फंड्स हैं। 4 पे SBI, 5 पे HDFC एंड 6 पे एक्सिस म्यूचुअल फंड। उसके बाद अगला क्राइटेरिया जो हमें लगाना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला फिल्टर जो मैं लगाने वाला हूं उसको कहते हैं अल्फा, मतलब कि बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं रिस्क को एडजस्ट करते हुए। तो अल्फा अपन यहां पर लगाते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। अब यहां पर केवल 2 ही म्यूचुअल फंड्स का अल्फा है, डेटा यहां पर पूरा नहीं है, तो हम इसके बेसिस पे कंक्लूजन नहीं ले सकते। बट इन 6 फंड्स में से SBI का नंबर 1 है, 7.42 डेटा दिखा रहा है, और उसके बाद आता है UTI का। लेकिन चूंकि बाकी का डेटा नहीं है तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट फिल्टर लगाने वाले हैं जो कि है वोलेटिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वोलेटिलिटी, एंड वो आपको ये बताता है कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। जो रिटर्न्स ये डिलीवर किए हैं पास्ट में उनमें कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, कितना अप होता है, कितना डाउन होता है। जितना कम वॉलेटाइल होगा वो म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा या कोई एसेट क्लास में डाउनफॉल आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, राइट। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जितनी कम होगी उतना बेटर है। तो मैं इनको कम से ज़्यादा में अरेंज करता हूँ, लो टू हाई। उसमें HDFC आता है, ICICI आता है और SBI, ये 3 म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो कम वॉलेटाइल हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी ही एक फैक्टर नहीं है। अब हम अगला फैक्टर कंसीडर करेंगे जो है शार्प रेशो। शार्प रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बताता है कि 1 यूनिट रिस्क आप जो ले रहे हो उसके हिसाब से कितने रिटर्न्स एक्स्ट्रा बने हैं। मतलब इट इज टेलिंग यू रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो ज़्यादा जितना शार्प रेशो होगा उतना बेटर है। तो अगर मैं इनको हाई टू लो में अरेंज करूं, SBI, ICICI, एक्सिस, HDFC, क्वांट एंड UTI, ठीक है। अब लास्ट इसमें हम डालते हैं एक्सपेंस रेशो का, वो भी कंपेयर कर लेते हैं कि क्या उसमें निकल के आता है। तो एक्सपेंस रेशो अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सबसे ज़्यादा एक्सिस का है अभी 0.92, लेकिन अगर मैं लो टू हाई में इसको अरेंज करूं तो लो टू हाई में आता है UTI, क्वांट,
SBI, ICICI, HDFC। अब इन सारे पैरामीटर्स को अगर मैं समराइज करूं, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न देखूं, सबसे पहले क्वांट आता है। लेकिन क्वांट के साथ इशू क्या है, इसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है 9.60 और शार्प रेशो भी कम है 1.81। ठीक है, एक्सपेंस रेशो इसका ठीक ठाक है, इसलिए मैं क्वांट को शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगा। UTI की बात करूं, बहुत अच्छे 3 साल के एवरेज रोलिंग रिटर्न है, लेकिन इसकी भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 8.23 है। ICICI की वॉलेटिलिटी कम है, SBI की वॉलेटिलिटी कम है एंड HDFC की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। तो ये 3 फंड्स जो है ना, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इनको शॉर्टलिस्ट करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके रिटर्न्स भी ठीक ठाक हैं, ऑल्दो HDFC के काफ़ी कम हैं, SBI के उससे बेटर हैं, ICICI के इनमें सबसे ज़्यादा है, क्लोज टू द फर्स्ट एंड सेकेंड, बट उनकी वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है। तो जब भी कोई ड्रॉडाउन्स होंगे, मार्केट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो होपफुली ऐसा लगता है कि इनमें रिस्क कम होगी। और इनका शार्प रेशो सबसे बढ़िया है। सबसे बड़ी बात देखें तो SBI का शार्प रेशो है 2.49, ICICI का है 2.10, मीनिंग एक यूनिट रिस्क लेने के लिए कितने इन्होंने बेटर रिटर्न्स दिए। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में ये काफ़ी बेटर है। तो मैं इन 6 में से इन 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा। अब इन 3 फंड्स को भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितने % सिल्वर है, कितने % गोल्ड है, कितने % इक्विटी है, कौन कौन से इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी डिटेल समझ में आए। इनके फंड मैनेजर्स कौन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो चलिए मैं अब इन 3 शॉर्टलिस्टेड फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूं। अब तक अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख दीजिए, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं अब 3 फंड्स के बारे में आपको बताता हूं। तो पहला म्यूचुअल फंड जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है ICICI प्रू का मल्टी एसेट फंड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहली चीज तो आप ये देखिए कि इस फंड ने जो स्कीम का डेटा है, रिटर्न्स अगर हम देखें पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सिंस इंसेप्शन ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो इसने 2 बेंचमार्क अपने लिए सेट करे हैं। पहला तो ये है यहाँ पर कंपोजिट बेंचमार्क जो है, और दूसरा ये वाला है निफ्टी 50। दोनों से बेटर रिटर्न्स दिए। तो मतलब मोटा मोटा इस फंड ने अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है कंसिस्टेंटली, पहली साल में, 3 साल में, 5 साल में और इंसेप्शन में। अच्छी बात है काफी। दूसरी बात, इसके फंड मैनेजर्स देखिए, फंड मैनेजर हैं इसके अभी एस नरेन। ओके, एस नरेन को आपने पॉडकास्ट वगैरह में भी काफी सुना होगा, 2012 से इसको मैनेज कर रहे हैं। एस नरेन को आई थिंक 30 साल का एक्सपीरियंस है जहां तक मुझे मालूम है। और उसके अलावा 4-5 और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर उनके नाम पढ़ सकते हैं। मनीष बंथिया है, अखिल कक्कड़ है, गौरव शिकाने हैं, मिसेस श्री शर्मा है, बहुत सारे इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, इतने सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स मिलके इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी एसेट क्लासेस हैं इसमें, और तभी भी इसका एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का 0.64% ही है। मतलब इतना कम एक्सपेंस रेशो देख के आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की एक्सपर्टीज इस फंड में मिल रही है। तीसरी बात, अब इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर हम देखें तो कितना कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 70% तकरीबन इक्विटी में। ओके, ये डेटा है 31 दिसंबर 2025 के आसपास तक का। 70% स्टॉक्स में, तकरीबन 20% 19.81% डेट में, और गोल्ड में इनका है 8.56%। सिल्वर बहुत ही कम है, और बाकी सारे भी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो गोल्ड में इन्होंने ठीक ठाक एलोकेशन लिया 8.56%, सिल्वर में काफ़ी कम है, और बाकी भी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसका पोर्टफोलियो नीचे देखेंगे तो इन्होंने रीट्स भी लिए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी, क्या होते हैं इनमें, क्या डिविडेंड मिलता है, आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन एक ही म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पर गोल्ड का एलोकेशन मिल रहा है, इक्विटी का मिल रहा है, रीट्स का मिल रहा है। ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि कब उनमें एग्जिट करना है, कब उनमें पोजीशंस लेना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल सीखना है कि ये फंड्स काम कैसे करते हैं। कपल ऑफ क्विक अदर पॉइंट्स मैं जल्दी से बता दूं। शार्प रेशो 1.89 दिखा रहा है, पोर्टफोलियो बीटा 0.73 है, 1 से कम है बीटा, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस कम होने वाले हैं। शार्प रेशो 1.89 है, 1 से बेटर है, मतलब अच्छा है। ओवरऑल इस फंड का मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, इसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी लगी। तो आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2 और फंड्स के बारे में बताने वाला हूं। दूसरा म्यूचुअल फंड है SBI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये भी काफ़ी इंप्रेसिव म्यूचुअल फंड है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो इस फंड को पहले SBI मैग्नम के नाम से जाना जाता था। मैंने 2012 इफ आई रिमेंबर 2012-11 के आसपास SBI मैग्नम में मैं इन्वेस्ट करता था, काफ़ी पुरानी बात हो गई। लेकिन इसको SBI मैग्नम से अभी SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में कन्वर्ट किया गया है। इसके फंड मैनेजर्स की पहले मैं बात करता हूं। तो इसके फंड मैनेजर्स में अगर देखें तो मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, ओके, 24 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मानसी सजेजा 19 साल का एक्सपीरियंस है। वंदना सोनी 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वाइज ठीक ठाक है, कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम लग नहीं रही है। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखें तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट मुझे इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।
काफ़ी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो लगा। लार्ज कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये ब्लू में 17%, मिड कैप में 9%, स्मॉल कैप में 12%, वेरी वेरी गुड। ETFs का अगर आप देखेंगे टोटल 10.63% का यहाँ पे एलोकेशन है। कौन से ETFs हैं मैं आपको डिटेल्स में इनका एलोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सिल्वर ETF है तकरीबन 7.38%, गोल्ड ETF है 3.25%, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड का मिला के टोटल 10% से ज़्यादा का एलोकेशन है। और उसमें भी इंटरेस्टिंगली सिल्वर में 7.38% का इन्होंने एलोकेशन लेके रखा है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो एलोकेशन वाइज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इनका एलोकेशन। रीट्स में भी इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 5.50 का इन्वेस्टमेंट, 5.50% इन्होंने रीट्स में एलोकेट किए हैं। तो ये जो इनका डाइवर्सिफिकेशन जो लगा मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगा। डेट भी है, इक्विटी भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है और रीट्स भी हैं, और इनकी परसेंटेज भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल ICICI में हमने देखा कि सिल्वर बहुत कम था उसमें, ठीक है, ये उनके म्यूचुअल फंड मैनेजर की बेट है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा एलोकेशन डाइवर्सिफाइड लगा। इन लोगों ने बीटा, अल्फा ये सब यहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, सो आई कैन नॉट रियली शो यू कि कंपैरिजन क्या है, बट ओवरऑल ये भी काफ़ी इंप्रेसिव म्यूचुअल फंड है, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है ये भी। अगर इसके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अनिल बम्बोली हैं, ओवर 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और काफ़ी आप देख सकते हैं अरुण अग्रवाल हैं, 26 साल का एक्सपीरियंस है। श्रीनिवासन रामामूर्ति 18 साल का एक्सपीरियंस है। भागेश कागलकर 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है। अब इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। अगर मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे तो आपको पता लगेगा, तो 66% तकरीबन इक्विटीज में है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है 20% के आसपास दिखा रहा है। मैं इसका थोड़ा ब्रेकडाउन आपको बताऊंगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा इसमें, एक ये नेगेटिव पॉइंट लगा। तो अगर मैं ऊपर आऊँ और आपको दिखाऊँ यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन, तो कैश इक्विवेलेंट्स हैं तकरीबन 8% के आसपास। काफ़ी ज़्यादा है ये, मतलब हो सकता है ये लोग इन एसेट्स में करेक्शन का वेट कर रहे हो, अच्छी भी बात हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ 31 दिसंबर में इनका कैश कंपोनेंट काफी ज्यादा 8%। अगर आपको वो पसंद आता है, हो सकता है आपको इनकी स्ट्रेटजी पसंद आए। लेकिन गोल्ड की बात करूं तो इन्होंने गोल्ड ETF में एक्सपोजर लिया है अराउंड 12%। गोल्ड पे काफी बुलिश हैं ये लोग, ठीक है। सिल्वर मुझे इनमें दिखाई ही नहीं दिया कि इन्होंने सिल्वर में एक्सपोजर लिया है कि नहीं, शायद नहीं लिया है। रीट्स का भी ठीक ठाक इनका एक्सपोजर है अराउंड 1.96%, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, कोई कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे पोर्टफोलियो की बात करें तो ये थोड़ा से अभी कंजर्वेटिव दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कैश को रखा हुआ है, सिल्वर में इन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, ऑलमोस्ट 0% के बराबर है। गोल्ड में ज़्यादा है इनका। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आती है तो HDFC आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके रिटर्न्स भी ठीक ठाक आए हैं, कोई रिटर्न्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इनका शार्प रेशो अगर हम देखें तो शार्प रेशो यहाँ पर दिखाया था डेटा इन्होंने, मैं दिखाता हूँ आपको। शार्प रेशो ये रहा 1.469 है, ICICI से कम है, तो ICICI का शार्प रेशो बेटर था। वॉलेटिलिटी बीटा अगर हम इसके देखें स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना मूव करता है, 0.71 है, सेम ही था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही था ICICI बैंक में। तो ये सारे इनमें डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता कि आप कौन सा फंड इनमें चूज करोगे। तीनों फंड्स का मैंने आपको डिटेल दिया है, आप सिंपली गूगल जाकर भी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो। इनमें देख सकते हो कि कौन सा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको पसंद आता है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए एक थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।